गुड इवनिंग केमिस्ट्री लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे और इस क्लास पे। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 11th केमिस्ट्री में, उसका आखिरी क्लास है ये। और इस क्लास में हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जो आपका ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, तो क्लास 12 में भी फर्स्ट चैप्टर हमारा है सॉल्यूशंस। रैशनलाइज कंटेंट के अनुसार हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है। तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक है रिएक्शन कंसंट्रेशन, उसमें एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो सब हम लोग को उसमें ही पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस, वहाँ भी आपके आएंगे कुछ वहाँ भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एम्पेरिकल फार्मूला देखा था, तो एम्पेरिकल फार्मूला में भी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन समझी थी, हल्की सी, है ना। उसके बारे में मैंने बहुत ही हल्का सा बताया था। तो क्लास हमारी शुरू हो गई है, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके रिवीजन कर सकते हैं। आप हर क्लास में चाहे तो कर सकते हैं, मैं इस बार डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला में हमने देखा था कि हमारे पास ये पता था कि हमारे कंपाउंड में क्या क्या है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये पता था। ठीक है, पर अगर नहीं पता रहे और जनरली पता नहीं भी रहता है, जैसे हमने देखा था कि हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे कोई वाइट पाउडर हमारे पास है, ठीक है, या ब्लैक पाउडर है, तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन से एलिमेंट है, इनको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव, मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कितने हैं, क्वांटिटी क्या है, तो वो हम लोग बाद में पता करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली कितना परसेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है, कितने एटम्स है उस फॉर्मूले में कार्बन के, एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हमें पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर 8 है क्लास 11 का, उसमें हमें कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम लोग देख सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल है आपका, उस प्रैक्टिकल में तो आपको बिल्कुल पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब रिएक्शंस हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं या फिर कहीं भी करते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट कितना रिएक्शन करेगा। जैसे अभी हमने पिछले क्लास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन डिराइव करना देखा था, तो उसमें हमने देखा जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन के संग कंबाइन किया तो कितना ग्राम मीथेन, कितना ग्राम ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चल पाए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और फिर कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन सब कैलकुलेशन से। तो यहाँ पर जब हम लोग कंसंट्रेशन मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है, बाइनरी जनरली 2 हम लोग लेते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं, पर जनरली हम लोग 2 से डील करते हैं, बाइनरी। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मतलब उसमें कितना सॉल्यूट है सॉल्वेंट में, उसकी मात्रा कितनी है, कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल पिक्चर हम लोग ले लेते हैं, जैसे शुगर इन वाटर, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास सॉल्यूट है, तो इन पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आप अलग सिंबल से बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अब कितने तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपका कॉम्पिटिशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास परसेंटेज या उसको वेट परसेंटेज, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफरेंस नहीं करते, इंटरचेंजेबली प्रयोग हम लोग इसका कर सकते हैं, मास और वेट का। फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो पहले हम लोग मास परसेंटेज देखते हैं, मास परसेंट होता क्या। तो मास परसेंट हमारा क्या होता है, मास परसेंट। तो मास परसेंट हम किसका निकालते हैं, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं सॉल्यूट का, मान लेते हैं सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, पहले सॉल्यूट से शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जिसका आप निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 टर्म्स में डील करते हैं, हम लोग जनरली मास में डील करते हैं और वॉल्यूम में डील करते हैं।
तो ऊपर तो मास लेंगे, नीचे वॉल्यूम लेंगे कि मास लेंगे कि मोल्स लेंगे। मोल्स जनरली मास बाय मास होता है तो उसको मास में ही हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग नीचे क्या लेंगे, तो यहाँ पर नीचे हम लोग लेते हैं मास ही लेते हैं, मास परसेंटेज, तो हर जगह आपका मास ही रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूट ले, सॉल्वेंट ले या सॉल्यूशन ले। तो यहाँ तो हमने सॉल्यूट ले लिया क्योंकि सॉल्यूट का हमें मास परसेंटेज निकालना था। तो हम लोग नीचे क्या लेंगे, तो नीचे हम लोग ध्यान रखिए सॉल्यूशन रहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है, अगर आप सॉल्वेंट लेंगे तो फिर आप अलग तरह से कैलकुलेशन करिएगा, अलग तरह से सोचिएगा। लेकिन डेफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर परसेंटेज तो इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको यहाँ पर सॉल्वेंट रखना है तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, तो यहाँ पर आप सॉल्वेंट रख दीजिए, यहाँ पर आप बस सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन हमारा होता है सॉल्यूट स्मॉल एस और सॉल्वेंट कैपिटल एस, और सॉल्यूशन के SOL, और यहाँ पर N मैंने लगा दिया सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन 1 सॉल्वेंट और 1 सॉल्यूट होता है। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, तो जब मैं सिर्फ सीरीज सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर 1 क्लास 11 से, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं उसको बनाऊंगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल से ही है। A solution is prepared by adding 2 ग्राम of a substance A to 18 ग्राम of water। थोड़ा सा हम लोग मेंटल पिक्चर बना लेते हैं तो अच्छा लगता है। हो सकता है हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे ना मिले, पर फिर भी अच्छा लगता है, हल्का सा मोटिवेशन आ सकता है कि हम लोग थोड़ा डायग्राम वगैरह से भी सीख रहे हैं, है ना। बस क्या करना है, 18 ग्राम वाटर है आपके पास, तो ये मैंने 18 ग्राम वाटर ले लिया, 18 ग्राम वाटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए, सब्सटेंस का नाम ए है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ मास ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ग्राम। कैलकुलेट द मास परसेंट किसका, ऑफ द सॉल्यूट, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को ए लिख देता हूँ, तो ये क्या होता है, मास ऑफ ए, क्योंकि सॉल्यूट का निकाल रहे, मास ऑफ ए हमारा 2 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय, अब क्या मैं 18 ग्राम लिख दूँ, पर यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, H2O यहाँ सॉल्वेंट है, तो आप 18 ग्राम नहीं लिखिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 18 ग्राम प्लस 2 ग्राम, दैट इज 20 ग्राम। तो यहाँ पर आप 20 ग्राम लिखिएगा इंटू 100%, तो यहाँ पर 5 टाइम्स, तो आपका 10% हो जाएगा, है ना, 10 ही होगा ना, यहाँ 0 0 5 सर, ओके, 5 2 10, 10%, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। अब 10% आपका क्या हो गया, 10% आपका हो गया सॉल्यूट, ठीक है। तो आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो सॉल्वेंट आप यहाँ से निकाल ले, सॉल्वेंट कितना था 18, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 था तो 5 टाइम्स 18 5 सर 90% सॉल्वेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब 10% हमारा सॉल्यूट है तो 100% सॉल्यूशन, तो 90% हमारा सॉल्वेंट होगा, मास परसेंट, ओके, ये हमारा हो गया। अब क्या है कि जैसे जनरली क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, 12th में भी आएंगे, ठीक है, इसमें भी शायद पूछे जा सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमें डेफिनेशन का यूज़ करना होता है, कभी डायरेक्ट मास या मोल्स हमें नहीं दिया रहता है, परसेंटेज दिया रहता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग परसेंटेज में जनरली हम लोग 100 मान लेते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो एम्पेरिकल फार्मूला में मास परसेंटेज दिया हुआ था तो हमने 100 मान लिया था, ठीक है, टोटल जो हमारे पास कंपाउंड है, तो उसमें मान लीजिए अगर 4% कार्बन है तो 100% में 100 ग्राम में 4 ग्राम कार्बन हो जाएगा, तो उससे हमने मोल्स करके आगे बढ़ा था, है ना। तो उसी तरह जब भी परसेंटेज होता है तो हम लोग टोटल को 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो जाएगा, अगर हम लोग सॉल्यूट का बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे अगर हम बोले 6% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज 6% है, मास परसेंट 6 दिया है, मतलब 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अगला में चलते हैं। अगला हमारा कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, तो अगला हमारा कंसंट्रेशन यूनिट है मोल फ्रैक्शन। तो एक बार मैं इसको रब करता हूँ, आप NCERT साथ में लेके बैठ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप उसमें बस रीडिंग करिए, पढ़िए, ब्रीफ में जा रहे हैं, मैंने लिखा है ये वेरी ब्रीफ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रब करता हूँ, आप NCERT रीडिंग कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगला कंसंट्रेशन यूनिट देखते हैं जो कि हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ हमारा हो गया मोल
फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन किसके लिए डिफाइन होता है, जैसे हमने मास परसेंटेज देखा तो आपका सॉल्यूट के लिए या सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके लिए डिफाइन होता है तो हम लोग देखते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, इफ अ सब्सटेंस A is dissolved in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are। तो ये डिफाइन किसके लिए होता है, A या B, ठीक है। तो यहाँ पर A प्लस B हम लोग सॉल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है। जब आप आगे जाइएगा, जैसे 12th में भी रिप्रेजेंटेशन है, 11th में भी हो सकती है, तो वहाँ पर आपका 1 और 2 से रिप्रेजेंट जनरली किया जाता है। जैसे सॉल्यूट को आपका 2 से किया जाता है, सॉल्वेंट को 1 से किया जाता है, ठीक है। ए और बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इससे भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन किससे कर रहे हैं, या फिर जो बुक आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, या जो आप रेफरेंस बुक ले रहे हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर किस लेटर से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि पूरा सॉल्यूट लिखना, पूरा सॉल्वेंट बार बार लिखना, तो इससे अच्छा है कुछ लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर ए और बी है, तो मान लेते हैं ए हमारा सॉल्यूट है, बी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो अगर मोल फ्रैक्शन हमारा ए है, मतलब ये फिर से सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया जाता है जैसे मास परसेंटेज किया गया। तो अगर हमारे पास क्या है, मान लेते हैं फिर से बीकर है, यहाँ पर हमारे पास वाटर मान लेते हैं, यहाँ कोई सॉल्वेंट बी है और यहाँ पर हमारा ए है। अब जैसे सॉल्यूशन होता है, आपको 12th में इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है एज कम्पेयर टू 11, और अगर आप आगे परस्यू करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, तो इसमें आपको और डिटेल में आप आगे बढ़िएगा, आप 12th के आगे अगर इस लाइन में जाइएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है, हम लोग जनरली सोचते हैं कोई लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, या सॉलिड इन लिक्विड, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर वाटर और कोई और लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सॉल्वेंट आपका गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। बहुत ही ब्रीफ में ये एक टेबल में बताया गया है 12th में, पर अभी हम लोग 11th पे कंसंट्रेट करेंगे। 12 की कुछ कुछ बातें आप जान सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं कि अब आपको 12 भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है या फिर और आगे भी इन सब टॉपिक्स को डिटेल में आगे बढ़ना है, नहीं, आपको बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। मैं बताया, ठीक है, बस अब आप फिर से कंसंट्रेट करिए 11th में, और बस एक आपके अंदर मोटिवेशन रहनी चाहिए कि आगे ही पढ़ना है, तो ये आपको पहले अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी सॉल्वेंट है और ए मान लेते हैं सॉल्यूट है। तो फिर से अगर हमारे पास बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, जो मास ऑफ बी होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, और जो हमारा ए है तो ये हमारा एन ए हो गया, है ना। तो अगर हमें ये पता है तो हम लोग मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सिंपल। अब यहाँ देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो जिसका हम लोग फाइंड करते हैं वो जनरली न्यूमरेटर में रहता है, जैसे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, है ना। और यहाँ पर आपका नीचे क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि टोटल मोल्स ऑफ, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर 3 कंपोनेंट होते ए बी सी, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऐसे करके। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट है, हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, तो एन ए प्लस एन बी, तो ये आपका हो जाएगा एन ए प्लस एन, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम लोग देखें, तो बस आपको यहाँ बी लिख देना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये यूज भी होता है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमेशा 1 होता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, एक्स से करते हैं। वैसे एक ग्रीक लेटर होता है, पर इसको जनरली सिर्फ एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स ए अगर हम लोग देखें नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा हो जाएगा एन बी बाय एन ए प्लस एन, ठीक है। तो एन ए एन बी 1 नहीं होगा, क्योंकि एन ए एन बी तो अलग अलग वैल्यूज दी रहती है, तो वो 1 कैसे बराबर होगा, लेकिन उनका मोल फ्रैक्शन वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप इसको जोड़ के देख लीजिए, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, न्यूमरेटर आपका ऐड होगा तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो आप 1 से घटा सकते हैं। जैसे अब मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है ना, क्योंकि ये जो आपका डिनोमिनेटर है उससे ज़्यादा न्यूमरेटर नहीं हो सकता। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो न्यूमरेटर को ज़्यादा होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी का मोल फ्रैक्शन ए का 0. मान लेते 7 दिया हुआ है, ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से, तो हमारा एक्स बी क्या हो जाएगा, तो एक्स बी हमारा जाएगा 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3, ठीक है। तो ये बहुत यूज़ होता है, आप जब आगे बढ़िएगा कॉम्पिटिशन के लिए, आप
बनाइएगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, बोर्ड और कंपटीशन को साथ साथ लेके चलिएगा, ठीक है। और मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक्स और भी होते हैं कंपटीशन में, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, वो जनरली रिलेट हो जाते हैं एनसीईआरटी से। हमें पता है एनसीईआरटी के मतलब बेस बुक होते हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप कम से कम पूरी बनाइएगा। और हमने कोर्स बुक भी एनसीईआरटी ही ली है, तो बोर्ड के लिए भी हम लोग इसी से आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, फिर इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इसका कोई, ठीक है, क्योंकि अब मैं फिर आगे मोलैरिटी शुरू करूँगा अभी, तो हम लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप अलग अलग जगह से बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारा अगला जो है, अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास है मोलैरिटी, ओके। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन रीडिंग कर सकते हैं, मोलैरिटी भी रीडिंग कर सकते हैं, फिर हम मोलैरिटी से कंटिन्यू करें। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, तो वो है हमारा मोलैरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट, और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी होता क्या है, डिफाइन किसके लिए होता है, तो ये सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, पूरे सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अभी तक जो अलग अलग डिफाइन हुए थे मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, तो ये पूरे के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं होते, ये आपका सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मास या मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो मास से रिलेशन है, पर नीचे आपका वॉल्यूम रहता है। अब वॉल्यूम किसका, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ठीक है। ये सब आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, और किस में, तो लीटर में। तो अगर आपको कोई और यूनिट दिया तो आपको लीटर में चेंज करना होगा। ये सब कुछ बातें हैं जो बिल्कुल आप गलती कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बहुत होती हैं, एक्सपीरियंस है, पर फिर जब आप गलती करिएगा तो उसको आप सुधारिएगा, लिखिएगा, वहीं अपने नोट्स में लिखिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मोलैरिटी क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो जनरली हम लोग न्यूमरेटर को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास, तो जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वही आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। डायरेक्ट डेफिनेशन भी यूज़ होता है, जैसे मास परसेंटेज में हमने किया था, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे हमने मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 माना था, तो 100 कैंसिल होकर मास ऑफ सॉल्यूट ही आ गया था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। फिर अप्लाई कैसे करेंगे तो क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, ठीक है, हम भी इसको देखेंगे, ओके। तो ये हो गया। अब एक आपका आता है केस ऑफ डाइल्यूशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, पहले हम लोग इसको थोड़ा समझने का मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अब इसको थोड़ा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग सॉल्यूट मान लेते हैं NaCl, और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम लोग सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट मान लेते हैं हम लोग H2O, जनरल H2O रहता है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, H2O, वाटर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, ओके, और यहाँ पर भी वाटर है, ठीक। अभी इस बीकर को मैं नहीं बना रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ मोल्स पहले मैं ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5, ओके। देखिए अब मैं क्या करूँ, मान लेते हैं ऐसे बीकर है थोड़ा बड़ा। अब इसके लिए अगर मैं इसको सॉल्यूशन 1 मानूँ, सॉल्यूशन 1 मानता है ना, मान लेते हैं इसके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कितना है, N1 है, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट में होगा, तो सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, तो मान लेते हैं वाटर की क्वांटिटी हमारे पास कुछ होगी, ठीक है। पर वॉल्यूम चाहिए हम लोग को, तो वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, ठीक है, 1 से रिप्रेजेंट करें तो ये वॉल्यूम हमारे पास V1 है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो हमारे पास रेड रंग से सॉलिड पार्टिकल्स है, तो N1V1। तो इसकी मोलैरिटी M1 क्या हो जाएगी, N1/V1, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन हमें पता है वाटर को ऐड करना है, सॉल्वेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो जब हम वाटर को मान लेते हैं ऐड करते हैं, सिर्फ वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं केस ऑफ डाइल्यूशन भी इसको बोलते हैं। ये टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए भी है, और जो आपको समझाया गया है एनसीईआरटी आप रीडिंग करिएगा तो केस ऑफ डाइल्यूशन भी आपको समझाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जब हम डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, आप समझ जाइएगा।
ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाए इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत यूज़ होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का टर्म्स, पर अगर हम लोग गलत यूज़ करें या लिखें तो मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इस पर अपन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं हुआ, अभी भी ये 5 ही रहा, 3 4 5 रहा, ठीक है। तो अगर अभी भी मैं इसमें सॉल्वेंट देखूँ, मतलब सॉरी सॉल्यूट देखूँ, तो वो N1 ही रहेगा, जबकि ये सॉल्यूशन 2 हो गया, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट या दोनों की मात्रा बदल दीजिए तो सॉल्यूशन बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन में चाहे सॉल्यूशन बदल गया हो, पर अगर हम लोग सॉल्यूट बोले तो सॉल्यूट तो वही है N1, ठीक है, उसके मोल्स तो वही हैं, पार्टिकल्स वही हैं, हमने सॉल्यूट तो चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, सॉल्वेंट चेंज किया। तो इसका जो वॉल्यूम है उसको V2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने N2 नहीं लिखा, अगर आप चाहें तो N2 लिख सकते थे, फिर आपको लिखना होता है N1 = N2, तो यहाँ पर मैंने N1 से ही कंटिन्यू किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी अगर हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आप कोई भी चेंज करिए तो क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। अब वो बात अलग है, अगर आप दोनों को एक निश्चित रेशियो या प्रपोर्शन में चेंज करेंगे तो वो सेम रह सकता है फ्रैक्शन, लेकिन अगर आप सिर्फ एक को चेंज करिए वो 100% बदलेगा ही। तो यहाँ पर देखिए हमारा न्यूमरेटर दोनों में N1 है और डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो रहा है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो ये बिल्कुल ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है वो चेंज होगी, ओके, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ एक बदला है, एक को कांस्टेंट रखा है, तो वो चेंज होगी। तो यहाँ पर N1/V1 = N1/V2। अब अगर हम लोग देखें, अब ध्यान से देखते हैं, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं N1 = M1V1, ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हैं N1 = M2V2। अभी हमने बहुत किया है मैथ्स में कि अगर RHS इक्वल है तो LHS को भी इक्वल होना ही पड़ेगा, अगर LHS दो इक्वेशन की इक्वल है तो उनके RHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा जो LHS है वो हमारा इक्वल है, तो हमारा RHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ M1V1 = M2V2, और इसी को हम लोग बोलते हैं केस, सॉरी 3 लिखा गया, M2V2, और इसी को बोलते हैं केस ऑफ डाइल्यूशन। तो अगर सिर्फ डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका जो रिलेशन होता है M1V1 = M2V2। कई सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जनरल क्वेश्चंस, कि आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी जाती है और एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाता है, और पूछा जाता है कि अगर आपको मोलैरिटी चेंज करनी है तो उसके लिए आपको वॉल्यूम क्या करना होगा, मतलब वॉल्यूम की आपको मात्रा बतानी। तो यहाँ पर ये आपका केस ऑफ डाइल्यूशन होता है। तो एक क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही रीडिंग अगर आप करिएगा तो वो रीडिंग में ही है। तो जब आप उसको रीड करिएगा, उस लैंग्वेज को, थ्योरी को NCERT में, तो एक बहुत अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है उसमें, मतलब उसमें समझाया गया है कि आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है और वो आपका क्या है, 1 मोलर है, कितना है, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि आपके पास इसी सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं, ध्यान से समझिए, इसमें कॉन्सेप्चुअल आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार समझाने की, हम लोग देखते हैं फिर आगे। क्वेश्चन है कि आपके पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसी से आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, जो आपका क्या है, 0.2 मोलर NaOH। कोई दिक्कत, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर डाइल्यूशन का केस लगेगा, तो M1V1 सॉल्यूशन 1 के लिए इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन 2। तो ये हो गया आपका M2V2। देखिए M1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, M2 की वैल्यू 0.2, यहाँ तक तो सही है। फिर V1 और V2 को क्या लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कितना ml, ठीक है, कितना ml 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर होगा ताकि हम लोग 0.2 मोलर NaOH बना सकें, ठीक है। तो कैसे हम लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन तो V1 पूछा है, तो V1 तो वेरिएबल हो गई होगा, तो फिर इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर आप देखिएगा सॉरी, अगर आप देखिएगा तो यहाँ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मोलैरिटी डिफाइन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लेते हैं ये 1 लीटर है, कितना है ये, 1 लीटर, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, 1 मोल, ठीक है। 1 लीटर दिया नहीं गया, हमने माना है। उसी तरह ये 0.2 मोलर बनाना है, हमने माना ये भी 1 लीटर है, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर। तो जैसे आप इसको 1 लीटर करिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका जो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH
वो हो जाएगा 0.2 मोल। मतलब हमको 0.2 मोल चाहिए। अब अगर आप इसको थोड़ा समझिएगा तो ये 1 मोल है, मतलब इसके पार्टिकल्स ये हर जगह ऐसे बिखरे होंगे, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो हमको सारा नहीं चाहिए क्योंकि सारे मिला के तो 1 मोल है, हमको बस इसका कुछ हिस्सा चाहिए सॉल्यूशन का जिसमें सिर्फ 0.2 मोल हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट किया और इसका कुछ हिस्सा निकाला थोड़ा सा, और मुझे पक्का पता है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है, 0.2 मोल है। अब क्वेश्चन उठता है कि बताना है इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये वॉल्यूम हमने क्या किया, इसमें से निकाला। ठीक है, तो जब हम लोग V1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 लीटर नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 लीटर का तो यूज ही नहीं किया, यूज बस कुछ हिस्सा का किया जिसमें 0.2 मोल हो, क्योंकि 0.2 मोल से 0.2 मोलर बनेगी। ठीक है, अब जब हमारा जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी में वॉल्यूम क्या होता है, 1 लीटर, तो ये जितना भी आया होगा V1, मान लेते हैं V1, ठीक है, तो ये जो V1 आया होगा ये अभी 1 लीटर से कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा निकाला, ये पूरा 1 लीटर हमने माना, कुछ हिस्सा निकाला है। तो जब हमें पता नहीं होता है तो हम 1 लीटर मान के आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे और पानी डालेंगे, सिर्फ पानी तब तक डालेंगे जब ये 1 लीटर ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो आपका 1 लीटर हुआ, ये आपका जो V2 आपका सॉल्यूशन हुआ पूरा V1 को मिला के लास्ट में, वो आपका V2 आप 1 लीटर लेंगे, वो V2 हम लोग 1 लीटर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो V2 हमने लिया वो क्या लिया, 1 लीटर, क्योंकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है उसका मोलैरिटी हमारा 0.2 है, मतलब M2, और इसका रिजल्टिंग वॉल्यूम लास्ट में जो वॉल्यूम हमारा आया वो 1 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन था उसका कितना ml, V1 कितना लिया गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। शुरू में हमारे पास 1 मोलर था इंटू V1, पता नहीं इसका कितना हम लोग लिए, कुछ लिए होंगे जिसमें हमारा नंबर ऑफ मोल 0.2 आ जाएगा। उसके बाद M2 हमारा 0.2 मोलर है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास V2 1 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ से V1 हमारे पास कितना हो जाएगा, मोलैरिटी हमारे पास कैंसिल हुआ, तो V1 हो जाएगा 0.2 लीटर, 0.2 इंटू 1, और ये 1 जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 200 ml। तो 200 ml लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद एक बार खुद सोचिएगा, देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, कंफ्यूजन्स होगा। ठीक है, पर सही है। ठीक है, अगर नहीं भी आपको हर चीज़ का एक्यूरेटली समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक से बस बीच में रुकिएगा नहीं, है ना, हिम्मत नहीं हारिएगा, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा और भी टॉपिक से, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आप करिएगा, समझिएगा, अलग जगह से कनेक्ट हो जाएगा, पर बीच में हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, पर फिर भी एक बार आप कोशिश करिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला से देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा मोलैरिटी, ओके, एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग एक और टॉपिक करेंगे मोलैरिटी, और उसके बाद हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं सिर्फ NCERT सॉल्व एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और बाकी फिर प्लेलिस्ट में हम लोग अच्छे से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग जगह से, और धीरे धीरे केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग मतलब सिर्फ लैंग्वेज है, तो हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, तो फिर से एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास NaOH है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास NaOH है, तो मोलैरिटी निकालना है। अब यहाँ पर जब मैं मोलैरिटी ऑफ NaOH लिख रहा हूँ तो सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूशन, मतलब NaOH सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। ये कितना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स मतलब ये किसको बोल रहा है, NaOH का 4 ग्राम। तो मास ऑफ NaOH दिया है हमें, मास ऑफ NaOH हमें दिया है 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 250 ml, 250 ml। तो हम लोग को मोलैरिटी निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे, मोलैरिटी ऑफ NaOH। अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बार बार निकला, समझ आएगा, सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखिए ml में दिया हुआ है। तो गिवन मास बाय मोलर मास 4 ग्राम, इसका मोलर मास देखे तो ये 23 होता है, 24 और 16, तो 24 10 34 6 40, तो आपका 40 हो जाएगा, और ये आपका 250 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000। अब हम लोग देख लेते हैं, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 5 2 जा 5 5 जा, तो 0.4 मोलर, है ना, यही है क्या आंसर। हाँ, 0.4 मोलर। आप यूनिट का ध्यान रखेंगे, इसको मोल पर लीटर भी बोलते हैं,
क्योंकि इसका यूनिट मोल होता है, इसका यूनिट लीटर होता है, तो मोल पर लीटर। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, ठीक है, कुछ कुछ आप नोट्स अपने भी खुद लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे पास है मोलैलिटी, और मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका क्वेश्चंस में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं। ठीक है, फिर एक टेम्परेचर डिपेंडेंस का भी क्वेश्चन आता है, जैसे मोलैलिटी में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के संग चेंज करता है, तो मोलैलिटी भी चेंज करता है। पर मोलैलिटी हम लोग देखेंगे, उसमें सिर्फ हमारा मोल्स या मास होता है, और मोल्स भी क्या होता है, मास बाय मास, तो मास चेंज नहीं करता है, तो मोलैलिटी चेंज नहीं करता। ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, अब मोलैलिटी हमारा देखते हैं हम लोग, हमारा क्या है मोलैलिटी आपका क्या होता है, मोलैलिटी आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब से डिफाइन किसके लिए होता है, तो ये आपका डिफाइन होता है सॉल्यूशन के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी आपको सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता तो आपका मोलैरिटी होता है, ये मोलैलिटी है, तो रिटी वॉल्यूम है कि मास है, इसमें स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, पर आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको भी अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर सॉल्वेंट है, वहाँ पर सॉल्यूशन था, यहाँ मास है, वहाँ वॉल्यूम था, है ना। अब इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग डिनोमिनेटर को 1 मान लेते हैं, तो दिस बराबर दिस, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, पर जब ये 1 होगा मतलब व्हेन द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, या मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको देख लेते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। ओके, अब ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप खुद भी इसको ट्राई करिएगा। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मतलब अगर मुझे जहाँ तक ध्यान नहीं है, या तो डायरेक्ट आया, हल्का सा बस वैल्यूज चेंज कर दी गई थी, आपका मेंस में आ चुका है अभी कुछ, या तो 24 23 ऐसे कुछ साल पहले ही आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और स्टार्टिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल्स के लिए, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एक बार मैं चाहूँगा मैं क्वेश्चन बताने के बाद आप पॉज करें, एक बार खुद देखें आप कहाँ तक बना पा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाएंगे। तो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, थोड़ा आप यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं हल्का सा, क्योंकि अभी हम लोग बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ब्रीफ तो कर नहीं रहे हैं कि गिवन लिखे हैं फिर हम लोग टू कैलकुलेट लिखे हैं। वैसे मैंने यहाँ लिखा है, पर रफ में मैं आपको जनरली समझा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर 3 मोलर NaCl, और ये सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, तो 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो द डेंसिटी, अब डेंसिटी, और डेंसिटी किसका है, तो NaCl सॉल्यूशन का डेंसिटी है, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी को हम लोग मैंने बताया नहीं शायद, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मास को भी करते हैं, पर यहाँ पर मोलैलिटी है तो ध्यान रखना है मोलैलिटी हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले चाहिए क्या, उसी से आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट NaCl है, डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट्स, कुछ दिया नहीं है तो NaCl आपका वाटर सॉल्वेंट, तो मास ऑफ H2O इन kg। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl दिया, नहीं दिया है, मास भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान होगा, हमें मोलैलिटी दिया है, और मोलैलिटी में मैंने बोला था अगर आप कुछ और नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन लगा सकते हो। देखिए इसको डेफिनेशन से हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब NaCl और 3 मोलर है ये, तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaCl 3 हो गया, डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब हम लोग 1 लीटर लेते हैं तभी ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो 1 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया 3, यहाँ मैं मोल लिख देता हूँ। अब क्योंकि मैंने यूनिट लिया तो एस वगैरह नहीं लिखना, आप चाहे तो मोल्स ES लिख सकते हैं, पर यहाँ मैंने डायरेक्ट इसका यूनिट लिखा है MOL, तो इसमें एस नहीं लगाते, kg में एस नहीं लगाते, मीटर में MS नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा 3 मोल हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
उसके बाद हमें क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर तो है नहीं, ठीक है। मास ऑफ वाटर क्या, सॉल्वेंट। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जब मास परसेंटेज किया था तो मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट को जोड़ के मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल सकता है, कैसे, तो यहाँ देखिए डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन है तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ देखिए डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम पर ml, मास कितना है, तो मास हम लोग को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लीटर लिया। अब क्योंकि ये ml यूनिट है तो यहाँ भी हम 1000 ml लिख सकते हैं। तो अगर तो ml कैंसिल होगा, यहाँ ग्राम में आंसर आएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा 1250 या 1250 ग्राम। पर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए H2O, ठीक है। अब यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हम लोग किसी तरह मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल से मास बाय मास होता है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 3, मास ऑफ NaCl यही तो हमें निकालना है। मोलर मास, तो मोलर मास देखिए 23 होता है और यहाँ पर आपका 35.5 होता है, तो 35, तो 45, 55, 55 ऑफ 3 58, 58.5, तो आपका 58.5 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। और ये आपका मोलर है, नहीं ये आपका मोल था, ठीक है। तो ग्राम पर मोल, मोल मोल कैंसिल हो गया तो ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इंटू करना है, ठीक है। तो 58 इंटू 3, तो पहले 50 से करते तो 150, 150 और 24, तो 174, 150 और 24, 174.5 आपका आना चाहिए, 174.5 ग्राम है ना, तो यही आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं 174.5 यही है क्या, नहीं 174, एक जगह गलती हुई, क्या गलती हुई, 0.5 भी तो है ना, तो 0.5 भी हम लोग करेंगे तो ये 1.5 होगा, सिर्फ 0.5 नहीं होगा, तो 175.5, ठीक है। तो देखिए ये सब में दिक्कत होती है थोड़ा कैलकुलेशन में, हमें थोड़ा इसको अच्छा करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में हम करेंगे इसको। तो 175.5, ओके। तो मास ऑफ NaCl हमारा कितना हो गया 175.5, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है 175.5, मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है और ये इतना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 1250 माइनस 175.5। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.5, यहाँ 9 बच जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4, यहाँ 14, 14 7 7 और यहाँ पर 1 1 1 0, तो ये आपका हो जाएगा 1074.5, ठीक है, 1074.5 ग्राम। तो ये आपका हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट H2O, तो यहाँ अब हमारा निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी में करना है, तो 3 प्लस इधर तो 1.054, 1.0745 है। अभी इवन नंबर है तो राउंडिंग ऑफ में हमने देखा था इवन ही छूट जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अब यहाँ देखिए, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा अंदाज़ा लगाना है, ठीक है, क्योंकि जनरली अगर मीन्स का या क्वेश्चन एडवांस में भी अगर ऑप्शन वाइज होता तो एडवांस में तो नहीं पूछेगा, पर जनरली मीन्स में ही पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप इसको 1.1 3 बाय 1.1 और 1.1 को 11 और 3, तब यहाँ कर सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो 2 और 8 तो 7, 2.7 के आसपास आपका मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी स्मॉल m, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में मोलैलिटी, 2.7, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 2.79 है, क्योंकि जब हम लोग पूरा इसको करेंगे तो 2.79 आएगा, तो कोशिश करिएगा आप इसको पूरा ही कर दें, या आप अगर आपको मतलब अगर उतना टाइम नहीं है तो आप कम से कम अप्रॉक्सीमेट इसको लिख दें, अप्रॉक्सीमेट, फिर ऐसे रफ में करके आप अलग से कर सकते हैं। 2.7 इसके 2.7 के आसपास आएगा, पहले अप्रॉक्स कर दिया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2.7, ठीक है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक होता है, ठीक है, कि हम लोग इसको केजी में कभी कभी लेना भूल जाते हैं, जैसे लीटर में लिखना भूल जाते हैं मोलैरिटी में, ठीक है, और सॉल्वेंट को केजी में लिखना है, वॉल्यूम को लीटर में लिखना है, ये हमारा हो जाएगा। तो इसी के साथ लर्नर्स हमारा पूरा होता है ये चैप्टर 1, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 2 शुरू करेंगे, उसको ही बेसिक में थोड़े क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा और मैं
कुछ और क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा, और मैं प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं उसमें मैं अपलोड कर दूँगा। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और आपको रिवाइज करना है, ब्रीफ में जा रहे हैं हम लोग, रिवाइज करना है, कनेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, और हमें सीखते रहना है, ठीक है। हमें लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करनी है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते रहना है। ऐसा लगता है सब एक बार में सीख जाए, जल्दी सीख जाए, पर ऐसा नहीं, हमें पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो हमें हिम्मत रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जो कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और इसी तरह धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, और हम लोग फुल क्वेश्चंस भी, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग पीडीएफ में एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री 11th में। वेलकम बैक केमिस्ट्री लर्नर्स। तो अब हम लोग जल्दी से एक बार पीडीएफ में इसको देख लेते हैं ब्रीफ में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, ये क्लास 12th में भी आपको पढ़ना है। जो टॉपिक हमारा एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है, तो अभी आप इसमें ब्रीफ में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में भी धीरे धीरे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अभी पहले 11th हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसका पहले ही चैप्टर है, और भी चैप्टर्स हैं, कनेक्ट होंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस से डील करेंगे। तो जो रिएक्शंस होते हैं लेबोरेटरीज में, वो सॉल्यूशंस पे होते हैं। हमारे खुद बॉडी में भी जितने भी होते हैं वो सॉल्यूशंस पे रिएक्शंस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो हम लोग मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं, M/M या W/W परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी। मास परसेंटेज हमने देखा था सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब 2 होता है, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, हमारा सॉल्यूट हो गया। जनरली जो हमारा सॉल्वेंट होता है लार्जर क्वांटिटी, सॉल्यूट लेस क्वांटिटी, यही हम लोग रख के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट हो गया 2 ग्राम, सॉल्वेंट हो गया 18 ग्राम। मास परसेंटेज किसका, सॉल्यूट का, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा अपनी तरह से, अपनी लैंग्वेज में, अपने एरोज़ में, अपने पिक्चर्स में मैंने लिखा है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो जो ब्रीफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको आप रफ में एक बार देख सकते हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा कि हम लोग थोड़ा बहुत समझ के करें, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर ए हमारा क्या कुछ दिया नहीं, मान लेते सॉलिड सब्सटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई फिजिकल स्टेट तो होगा, सॉरी स्टेट तो होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट, तो हमारा ए सॉल्यूट हो गया। और इसके बाद हमने मास परसेंटेज ऑफ ए कैलकुलेट किया, तो वो हमारा 10% आंसर हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो तो हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, जैसे हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी केस में किया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा इतना होता है। फिर हमारा मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी को, तो उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका सिंपल ऐसे होता है, इसका नाम शायद काई है, ठीक है, इसको बोलते हैं, पर हम लोग एक्स से जनरली इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, तो ए और बी हमारा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, उसी तरह एक्स बी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, एलसीएम आके वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मोलैरिटी क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट और डिनोटेड बाय कैपिटल एम। डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, जैसे अभी हमने डेंसिटी के केस में देखा। तो इन क्वेश्चन ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वी डायरेक्टली यूज द डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी, आप चाहें तो इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और कितना ध्यान देना है, कैसे आपको मॉडिफाई करना है, आप खुद देख सकते हैं। तो अपने वर्ड्स में आप लिखिएगा, अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अलग अलग रिसोर्सेज से आपको क्या सही लग रहा है उसको आप अपने नोट्स में रख सकते हैं, बाकी को आप लीव कर सकते हैं, बस समझ के या फिर देख के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवाइज करिएगा, रिवाइज करने के बाद फिर आप अपने नोट्स को मॉडिफाई करिएगा। अलग सोर्सेज से जब आप सेम टॉपिक्स पढ़ें या सेम चैप्टर पढ़ें, तो ऐसा नहीं सबके लिए नए नोट्स नहीं, जो नोट्स आपने एक बार पहले बना लिए उसी को आप मॉडिफाई करिए, रिवाइज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा साइकिल बनाया, आप इसमें से कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्टेप्स को आप चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये शुरू कहाँ से हो रहा है। तो ये आपका शुरू हो रहा है डिफरेंट रिसोर्सेज से, यहाँ से शुरू करते हैं।
तो आप डिफरेंट रिसोर्सेज से जब आप बनाइएगा तो आप क्या करिएगा, जब आप अपने नोट्स बनाइएगा डिफरेंट रिसोर्सेज से, तो आप सेलेक्ट करिएगा आपको क्या लिखना है और ये भी कैसे लिखना है। आपको टेबल्स बनाना है, आपको कैसे लिखना है, थोड़ा हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, आपको साइन लैंग्वेज में लिखना है, आपको पूरा कंप्लीट लैंग्वेज सॉल्यूट को आप एस लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को SOL डॉट लिख सकते हैं, कैपिटल मतलब यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट भी डाल सकते हो। तो आपको अपने सिंबल्स में लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज अपनी साइन लैंग्वेज में इसको बना के लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स है। ऐसा नहीं कि हम पहले दूसरों के लिए बना रहे ताकि सब समझे, नहीं, नोट्स तो हमारे पास NCERT बुक है जिसमें सब समझ रहे हैं, लेकिन हम जो सिर्फ समझेंगे वो हम सिर्फ अपने लिए नोट्स बनाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं। फिर जो आप खुद इतनी मेहनत से नोट्स बनाए उसको आप रिवाइज करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा अपने नोट्स से। यहाँ नोट्स में ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिर अपने नोट्स को मॉडिफाई करें। कई क्वेश्चन आएंगे जो आपको अपने नोट्स को और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि यहाँ मेरे नोट्स में ये नहीं है तो मैं इसको भी इंक्लूड करूँगा। फिर आप नोट्स को मॉडिफाई करिए, फिर आप रिसोर्सेज को देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइनल हो गया तो अब बस आपको देखना है, सारे नोट्स में आपके लगभग होंगे, ठीक है। और यहाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और छोड़ दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे ध्यान आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट रिसोर्सेज में एक लिमिट लगा दे रहा हूँ। लिमिट क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें आप अलग अलग जगह से सीखेंगे, तो ऐसे नहीं बहुत डिटेल में वो भी सीखने लगे जो आपको पढ़ने नहीं है 11th में, क्योंकि मैंने बताया ये सब रिसर्च के टॉपिक से। 12th आगे फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप बहुत आगे जाइएगा, ठीक है, BSc MSc रिसर्च PhD ये सब में आगे बढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें, पर 11th में आपको समझना नहीं है, आपको सब जगह टाइम देना है, ठीक है। फिर आपको अपने डेली रूटीन में फिर आपको अपनों के लिए भी टाइम देना है, ठीक है। फिर बहुत सारी और भी बातें होती हैं, तो क्या होता है ना कि हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, फिर बोरिंग होने लगता है कि इतना डिटेल में पढ़ लिया, इतना पढ़ने ही नहीं था, इतना समय हो गया, अब क्या शुरू करूँगा नहीं करूँगा, तो ऐसे बहुत सारे विचार मन को घेर लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ही लिमिट में धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। और फिर कई बार पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बिल्कुल हम सबका एक्सपीरियंस है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के टाइम मैनेजर बनना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। तो आपको लिमिट ज़रूर रखनी है और बाकी आप इसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या हटाना है और कैसे आगे बढ़ना है, ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग थ्रू फार्मूला, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप खुद भी समझिएगा कि हमारे पास 1 मोलर NaOH है और इसी सॉल्यूशन का यूज़ करके हमें 0.2 मोलर NaOH बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन 1 है, ठीक है। अब विच वी रिक्वायर 0.2 NaOH, तो यहाँ पर मैंने 0.2 मोलर NaOH को सॉल्यूशन 1 ले लिया है, ठीक है, और सॉल्यूशन 2 मैंने गिवन लिया है, तो शायद मैंने NCERT के हिसाब से इसमें लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो गिवन सॉल्यूशन है उसको मैंने ले लिया 1 मोलर NaOH। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे क्योंकि 1 मोल है डेफिनेशन के अनुसार, पर हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 0.2 मोल। तो ये इतने सारे, इसमें से मान लेते हैं सिर्फ 4 चाहिए 0.2 मोल, ठीक है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 1 हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि जो हमारा ये है, अच्छा हमारा फॉर्मूला बना किससे था, तो हमारा फॉर्मूला M1V1 = M2V2 वो बना ही किससे था, वो हमारा बना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन बोथ द सॉल्यूशन इज सेम। इस इक्वेशन को यूज़ करके फॉर्मूला लगाया था और M1V1 = M2V2 आया था, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूशन 2 नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे जब इसका हम लोग कुछ क्वांटिटी ले लिए, ठीक है, V2 क्वांटिटी ले लिए, तब जो सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। इसमें जो हमारा मोल्स होगा वो N2 होगा और यही N2 इसमें भी होगा, क्योंकि हमने सिर्फ वाटर डाल के इसको 1 लीटर बनाया है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि 1-2 मैंने चेंज कर दिया, पर कॉन्सेप्ट वही है, आप थोड़ा समय दीजिएगा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 0.2 मोलर NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 1 मोलर NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, 0.2 मोल है दोनों में ही, है ना। इसमें तो है ही, डेफिनेशन से आप देख लीजिए, पर ये जो 1 मोलर है इसमें जो NaOH है वो आपका 0.2 मोलर है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसमें 0.2 मोलर है, ठीक है, तो मोलैरिटी भी कम होगी, नहीं मोलैरिटी कम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम भी तो हमने घटा दिया ना। अगर कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो अगर ये घट रहा है, अगर सिर्फ ये घटता तो हमारे पास मोलैरिटी घटती, पर इसके घटने के संग V भी तो घट रहा है ना। हमने पूरा 1 लीटर थोड़े लिया, कुछ ही तो लिया ना, पूरा 1 लीटर में से थोड़ा ही सा लिया। तो जब दोनों घट रहे हैं तो प्रपोर्शन आपका सेम रहता है, होमोजीनियस रहता है, मोलैरिटी आपकी वही रहेगी, इसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा 1 मोलर हो गया, 0.2 हमारा मोल हो गया, ठीक है।
तो हमारा जो अगर वॉल्यूम घटेगा तो हमारा मोलैरिटी बढ़नी चाहिए थी, पर जब न्यूमरेटर कांस्टेंट, पर न्यूमरेटर भी हम लोग घटा रहे हैं तो मोलैरिटी घटती है। तो इससे हमारी घटने से बढ़ रही है, इससे घटने से घट रही है, वो बैलेंस होकर 1 मोलर ही रहेगी। ठीक है, होमोजीनियस होता है। तो इसलिए 1 मोलर है, पर यहाँ पर मोल 0.2 मोल है। फिर हम लोग जब m1v1 इक्वल टू m2v2 करेंगे, केस ऑफ डाइल्यूशन करेंगे, तो हमारा ये 200 ml आ जाएगा। एन रिमेंड सेम। ठीक है, तो हमारा एन क्या है, एम मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है। तो वी भी हमारा सॉल्यूशन का है इन लीटर। तो डाइल्यूशन में हमारा बस वो जो हमने थोड़ा सा 1 मोलर से लिया था उसको हम लोग पूरा कर देंगे वाटर डाल के डाइल्यूट करके। ठीक है, इसको आप देखिएगा एक बार। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। देखिए यहाँ पर 250 ml है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 1 लीटर कर देंगे क्योंकि 1 लीटर पे हमें डिफाइन करना है। तो 1 लीटर करने के लिए ऐसा नहीं इसमें 750 ml जोड़ देंगे, नहीं, हम लोग बस क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि 250 चाहे 1 लीटर नहीं हो सॉल्यूशन, फिर भी उसका मोलैरिटी तो होता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने 1 लीटर लिया। एग्जैक्टली हमेशा 1 लीटर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ 250 ml है। अब मान लेते हैं हम लोग इसको 1 लीटर नहीं भी कर पाएंगे, तो क्या इसका मोलैरिटी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हम लोग बस इसको लीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ गिवन हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मोलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ वी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर ये डिपेंड करेगा तो ये चेंज करेगा, और मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम भी चेंज, तो मोलैरिटी भी चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वेरी ब्रीफ, यहाँ पर 250 ml H2 है, यहाँ पर 4 ग्राम NaOH है। तो वॉल्यूम नॉट एक्जैक्टली 1 लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लीटर में हमें चेंज करना है। ठीक है, अगर 1 लीटर होता तो यहाँ पर हमारा 0.4 मोल होता, पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 250 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको लीटर में आप चेंज कर दीजिएगा। तो डेफिनेशन है हमारा 0.4 लीटर। तो अगर इस सॉल्यूशन को जैसे ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके मोलैरिटी हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो हमारा मोलैरिटी क्या आता, डिफरेंट मोलैरिटी आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ जाता, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर बढ़ जाता, क्योंकि मोल्स तो सेम ही रहता। तो m1v1 बराबर m2v2 होता, जो नया मोलैरिटी आता मोलैरिटी कम आता, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो जो फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, कुछ कुछ बातें सब कंसेप्चुअल है। आगे बढ़ते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारा ये फॉर्मूला होता है स्मॉल m। यहाँ पर द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, कैलकुलेट द मोलैरिटी। अच्छा क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है, हमें ये कैलकुलेट करना है। 3 मोलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, वॉल्यूम ऑफ H2। H2 क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, गिवन क्या, हमारा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम NaCl का ही चाहिए, क्योंकि उसी की डेंसिटी हमें दी हुई है। तो जिसकी डेंसिटी उसी का हमें मास और उसी का वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए उसे हम पता करते जाएंगे और वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी नहीं पता है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, और हमें ये भी नहीं पता है। ठीक है, अब 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये हमारे पास क्या होता है, तो डेफिनेशन लगा लेंगे। 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हमारा 3 मोल हो जाएगा डायरेक्ट डेफिनेशन से। तो मोलैरिटी हमारा हो गया 3 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2O इन kg, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें मास ऑफ H2O चाहिए, अब मास ऑफ H2O हमें फाइंड करना है। तो हम लोग डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग ने पहले ही डेफिनेशन लगा चुके थे, तो 1 लीटर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम आ जाएगा। ये 1 लीटर सॉल्यूशन हमने माना था, 3 मोलर NaCl, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो 3 मोल NaCl। तो यहाँ पर हमें H2O चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ वाटर। अब मास ऑफ NaCl क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो इनटू में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 58.5 ग्राम, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1.1074.5 ग्राम। इसको हमें थोड़ा ध्यान देना है कैलकुलेशन पे। फिर अब हमें मास ऑफ H2O मिल गया, और यही हमें चाहिए था, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग 2 हमारा थोड़ा एक्यूरेट अगर जाएंगे तो हम लोग 2.79 हमारा मोलर आंसर है। ये मोलल है ना, मोलल कैपिटल M होता तो मोलर। तो बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लिखना है बिफोर पुटिंग इन इक्वेशन, बहुत ध्यान रखना है। उसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट को kg में लिखना है बिफोर पुटिंग इन इक्वेशन, तो हमें बहुत ही केयरफुल लिखना है, कॉमन मिस्टेक होती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है,
और हम लोग क्वेश्चंस इसके ज़रूर करेंगे। पर अब हम लोग इसमें जो हम लोग सीरीज़ करें, इसमें हम लोग थोड़ा थ्योरी और थोड़े क्वेश्चन करेंगे ब्रीफ में, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन जैसे मैंने बताया प्लेलिस्ट में हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ केमिस्ट्री लर्नर्स हमारा चैप्टर 1 पूरा होता है। इसी तरह हम धीरे धीरे लर्न करते जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, और धीरे धीरे इसी तरह केमिस्ट्री क्लास 11 हम लोग पूरा करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।